फर्स्ट लॉ पढ़ा जो इनर्शिया था, तो लॉ ऑफ इनर्शिया था, तो उसके लिए पहले हमने इनर्शिया जाना कि क्या चीज है। अभी जो सेकेंड लॉ है ये है लॉ ऑफ मोमेंटम। सो इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली मोमेंटम है क्या। तो मोमेंटम को ना स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो p इक्वल टू m इंटू v आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसकी हमको यूनिट निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा किलोग्राम, मास की आ गई किलोग्राम, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसकी ऐसा यूनिट बनी मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, आप ऐसे लिखते हो ये भी सही है, बट ये अभी चलता है इस फॉर्मेट में। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा या वेलोसिटी ज्यादा होगी या दोनों ही ज्यादा होंगी तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मोमेंटम, जैसे बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, क्यों भी ज्यादा है? क्योंकि उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक ट्रक का मोमेंटम भी ज्यादा हो सकता है चाहे वो हल्की स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है। तो अगर एक ट्रक बहुत ही तेज स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। सो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब तक चेंज नहीं करता रेस्ट से या यूनिफॉर्म मोशन से, अनलेस और अनटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहता है और यूनिफॉर्म मोशन पे तो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है उसके बारे में कौन बात करता है? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे जो किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डायमीटर के होता है, ये मतलब है डायमीटर बढ़ा तो सरकमफ्रेंस बढ़ा। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ज्यादा है इसका मतलब डायमीटर ज्यादा, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर आपका जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा सेम डिस्टेंस के लिए तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हम इस सेंटेंस को लिखते हैं, क्या बोला उसने? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, अगर रेट होता है तो देखो, रेट अगर होता है तो डिनोमिनेटर में या तो नंबर होता है या तो फिर टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम आएगा। दो सेलर जो है बनाना बेच रहे हैं, एक बेच रहा है 60 रुपए के 12 और दूसरा बेच रहा है 80 रुपए के 15। ठीक है ना, तो तब आप कैसे निकालोगे? दोनों का अपॉन नंबर कर लोगे। आप कर लोगे 60 अपॉन 12 जो कि 5 आ जाएगा, और दूसरे वाले का आप कर लोगे 80 अपॉन 15, तो ये 5 से कुछ ज्यादा आ गया है ना। तो 5 से कुछ ज्यादा आ गया तो ये क्या है? महंगा है, तो आप किससे लोगे? इससे ले लोगे, है ना। तो इसी तरह से अगर आपका रेट होता है तो डिनोमिनेटर में या तो नंबर आता है या टाइम आता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब P2 माइनस P1, भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब F लिखेंगे हम प्रोपोर्शनल टू P2, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसी से डिनोट करते हो आप V और U से। तो अभी क्या करेंगे? F प्रोपोर्शनल टू M V माइनस U अपॉन T। तो फिर F क्या है? प्रोपोर्शनल टू M, ये क्या आ गया? V माइनस U अपॉन T, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे आप
कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हो। तो जब भी ऐसा प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो उसको इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए। तो इसको इक्वेशन में बदलने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिया है साइंटिस्ट ने के इंटू, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के लिया है। और अगर आप इन सबको एसआई यूनिट में ले रहे हो तो जो यूनिट्स हैं आर सो चोजन दैट द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। तो F इक्वल टू आ जाएगा m इंटू ए, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर आपका F आ गया। F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी आ गया। v माइनस यू अपॉन टी क्या है, आपका a है। फिर तो ये आ गया F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब ये आपकी कोई इक्वेशन तो नहीं है ना, ये वाली चीज इक्वेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन में बदलने के लिए आपको किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होता है, ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए और हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर के जिस तरह से यहाँ पे C प्रोपोर्शनल टू D में कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप पहले से जानते हो, पाई, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, ये आ गया पाई। तो आपने ये पाई लगाया, तो ये साइंटिस्ट निकालते हैं अलग अलग इक्वेशंस के लिए क्या क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये यूनिट जो है एसआई यूनिट में ली गई, किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के की वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन को देखने पे पता चला है कि 1 आई है। तो के इक्वल टू 1 आ गया, एफ इक्वल टू आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको आप साइड में अलग से लिख लोगे अलॉन्ग विद इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका ये बना है और एक फॉर्मूला आपका ये बना है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो मास को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक्सेलरेशन को आप बढ़ा सकते हो, यानी कि उसकी पर सेकेंड स्पीड में, वेलोसिटी में जो आप चेंज कर सकते हो वो ज्यादा कर सकते हो। आगे बात समझ में, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो ना। तो ये आ गया F इक्वल टू m इंटू ए, आपका फॉर्मूला बन गया है। अब इसके ना डिफरेंट यूजेस हैं आपके। जैसे अगर हमने कहा F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो फोर्स कब ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा, जब v माइनस यू ज्यादा होगा और जब t कम होगा। ठीक है, अगर जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो जैसे आप फील्डर हो, बैट्समैन है, उसने बॉल हिट की, है ना, तो ना तो आपका बॉल के मास पे कंट्रोल है, ना ही फाइनल वेलोसिटी तो हर हालत में 0 होनी है अगर आप कैच करोगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी बैट्समैन के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ एक ये टाइम है, आप इसको जितना इंक्रीज करोगे फोर्स उतना कम होगा, यानी कि आपके हाथ पे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। तो फील्डर क्या करते हैं, ऐसे बॉल आती है ना उसको एम कर लेते हैं पर पकड़ते नहीं है और हाथ अपना पीछे ले जाते टू इंक्रीज द टाइम। ठीक है, तो ये आपका F इक्वल टू m इंटू ए का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा जो हाई जंप करते हैं वो लोग क्या करते हैं, सैंड बेड पे या फिर गद्दे पे कूदते हैं। उससे क्या होगा, उनकी फाइनल वेलोसिटी को 0 होने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। ऐसे थोड़ा सा हिलने के बाद ऐसे करके गिरेगा वो, तो टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। समझ गए ना। तो फोर्स को बढ़ाने के लिए हमको m बढ़ाना है, v माइनस यू बढ़ाना है और t को कम करना है, और अगर हमको फोर्स को कम करना है तो t को बढ़ाना है, m v माइनस यू को कम करना है। जो चीज हमारे हाथ में इसमें से हम उसको चेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कि जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो क्रिकेट की बॉल के बजाय वो जो प्रोफेशनल बॉल होती है ना उसके बजाय रबर की बॉल लेते, तो मास कम कर देंगे तो इम्पैक्ट कम होगा, तो चोट कम लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल सा कर लेते हैं। अगर मान लो एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन, है ना। अब ये न्यूटन क्या है, हमने शुरू में बात की थी, SI यूनिट है किसकी, फोर्स की। ठीक है, तो अभी हम बोलते हैं 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, 1 न्यूटन को। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है। आप देखो F इक्वल टू m इंटू ए है। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स which can bring 1 meter per second square acceleration in an object of 1 kg in the direction of force. In the direction of force हमने क्यों कहना है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना,
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने क्यों कहना है, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 1 न्यूटन की जगह -1 न्यूटन की डेफिनेशन हो जाएगी।